Okay. So meaning of the contemporary world politics. So first of all, let's understand the meaning of contemporary. लक्ष्मी, कोई आइडिया कंटेम्पररी का? मॉडर्न पीरियड। और कोई? ठीक है, मॉडर्न पीरियड का टाइम से कर लेते हैं, लिख लेना। और मॉडर्न पीरियड और टाइम। तो ये मॉडर्न पीरियड और टाइम हम किसको बोल सकते हैं? आज की भी डेट चल रही है, इसको मॉडर्न पीरियड बोलेंगे। ठीक है, तो एक जो टाइम गैप होता है, एक डिकेड्स हो जाते हैं, एक प्रॉपर टाइम जोन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि इसको हम क्या बोलेंगे? कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स बोलेंगे, कंटेम्पररी वर्ल्ड बोलेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम एक पर्टिकुलर टाइम की जो पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, उस जो हमारे सिलेबस में उसको हम क्या बोलेंगे? कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। वर्ल्ड का मीनिंग आपको पता है, पॉलिटिक्स का क्या हो जाता है? स्ट्रगल फॉर पावर। ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग। देन मॉडर्न पीरियड इज द पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट द स्ट्रगल ऑफ पावर। Period after 1991 is said to be the contemporary world politics, that is the end of the Cold War. Actually मैं रिपीट करने का मन नहीं कर रहा, उस दिन मैंने इतना रिपीट किया ना डिटेल में, अब मेरे को वो बोरिंग लग रही है। चलिए, तो जो हम इसमें पढ़ेंगे हमारा बेसिकली किस डेट के बाद देख रहे हैं, जो हमारा जो एरा ऑफ कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, याद रखना आफ्टर 1991। This is the time, याद रखेंगे, this is the contemporary world politics which we are going to study after the 1991. बट इससे पहले क्या था हमारा? बिफोर 1991 कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर क्या? देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में हम पढ़ेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर डेट बताना। 1939 टू 1949। 9 कौन बोला? 45। आफ्टर 1945 क्या स्टार्ट हो जाता है हमारा? कोल्ड वॉर चलेगा। ठीक है, कोल्ड वॉर कब तक रहेगा? 1991। इसका क्या हो जाता है? डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, मतलब कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर। तो एक स्ट्रक्चर सबसे पहले माइंड में याद रखेंगे हम, जब हम अपनी बुक के बारे में पढ़ रहे हैं कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये हुआ है हमारा 1991 के बाद का। ठीक है, बट इसको समझने के लिए कि ये डेट कैसे आई, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट कैसे हुआ, हमें इससे पहले का टाइम पीरियड पढ़ना पड़ेगा। उससे पहले का टाइम पीरियड क्या है? 1945 से 1991 तक का। तो हमारे लिए एक ये जो टॉपिक है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट ऑल हैपेंड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, दैट इज 39 से 45, और उसके बाद कैसे हमारा कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। और इस चैप्टर में हम बेसिकली 45 से 91 के बीच का ही टाइम पीरियड पढ़ेंगे, जो क्या था? हमारा कोल्ड वॉर था। तो एक कोल्ड वॉर बहुत इंपॉर्टेंट हमारा इवेंट है। अगर हम बात करते हैं हमारे वर्ल्ड पॉलिटिक्स की, कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो कोल्ड वॉर एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसीलिए फर्स्ट चैप्टर आपका यही है। बेसिकली हमारा तो हमें पढ़ना है 91 के बाद का भी पढ़ना है, बट उससे पहले हमें क्या देखना है? हमारा कोल्ड वॉर में क्या चीजें चल रही थी, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम अराउंड द वर्ल्ड ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे किस टाइप का था, इंडिया का क्या स्टेटस था उसमें। दो सुपर पावर्स की हम बात करते हैं, यूएस और यूएसएसआर, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे किस ईयर्स के बीच में, 45 और 91। बट इससे पहले मैं ये पढ़ूं, मैं आपको थोड़ी सी डिटेलिंग दूंगा सेकंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है कोल्ड वॉर, क्योंकि कोल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही कोल्ड वॉर बिगिन हुआ था। वी विल स्टडी दैट। Now the important thing is, what is the definition of Cold War? What do you understand by Cold War? I told you we are studying the time phase after 1945 से 1991 तक का जो टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं वो कोल्ड वॉर था। So what do we understand by the Cold War? इसकी एक डेफिनेशन है, बुक में भी आपके। The Cold War is referred to the competition, tension and series of confrontations between US and USSR backed by their respective allies. What happened after the Second World War? Two powerful groups बन गए थे। वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, बेसिकली टू पावरफुल पार्ट्स, टू अलायंसेस बोल सकते हैं, वेस्टर्न अलायंस एंड ईस्टर्न अलायंस, जो क्या था? यूएस एंड यूएसएसआर। ठीक है, एंड बैक्ड बाय देयर अलायंस। अलायंस किसे बोलते हैं? उनके सपोर्टर्स को। कुछ कंट्रीज किसके साथ थी? यूएस के साथ। कुछ कंट्रीज वर सपोर्टिंग यूएसएसआर। तो जो इनके ग्रुप्स थे, जो सपोर्टर्स थे, इनको क्या बोलते हैं? वर्ल्ड अलायंस भी वर्ड यूज करते हैं। क्लास में हो जाता है हमारे, कभी फाइट हो जाती है, टू ग्रुप्स बन जाते हैं। बेसिकली लड़ाई दो लोगों के बीच में हुई, दो बॉयज के बीच में हुई है। कुछ बॉय उसको सपोर्ट करते हैं, कुछ बॉय दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो वो जो बॉयज के सपोर्ट में आ गए, वो क्या हुए? उसके अलायंस हो गए। ठीक है, तो इसको बेसिकली जब हम समझेंगे ना कोल्ड वॉर को, तो क्लास का एक इमेज माइंड में रखना। दो ग्रुपिंग्स हो गई हैं, एक न्यूट्रल ग्रुप भी होगा,
कुछ गर्ल्स होंगी कुछ बॉयज होंगे, ना वो इस तरफ है ना उस तरफ है, उनको अपना पढ़ाई से फोकस रखना है, वो किसी को भी सपोर्ट नहीं करते हैं, ना वो अपनी स्टेटमेंट देते हैं, उनको कोई अपनी टीम में लाने के लिए ज़्यादा एफर्ट भी नहीं डाल रहा है, बट दो स्ट्रॉन्ग ग्रुप बन रखे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही एक यूएस है, एक यूएसएसआर है, एक क्या है हमारा जो चैप्टर का नेम है नॉन अलाइन मूवमेंट। वो क्या होता है वो तुम लोग को थोड़ा आइडिया होगा, एज पूरा सिलेबस खत्म हो गया है, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन दैट लेटर ऑन, वो बाद में आएगा। अभी बेसिकली हमें कोल्ड वॉर के बारे में बातें करनी है, तो दो ग्रुप के बारे में बातें करनी है, यूएस और यूएसएसआर। तो ये दो स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स थे, तो इनके बीच में जो कंपटीशन था, कंपटीशन किसका हो सकता है, रिसोर्स का हो सकता है, मिलिट्री पावर का हो सकता है, बैलेंस ऑफ पावर का हो सकता है, प्लस एक इंपॉर्टेंट चीज आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी की हिंदी क्या होती है, विचारधारा। वो किस चीज अपने पॉलिटिकल सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम को रन करने के लिए किस चीज का यूज करते थे, कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी का यूज करते थे या सोशलिज्म एंड कम्युनलिज्म आइडियोलॉजी का यूज करते थे। तो हमेशा याद रखेंगे यूएस जो सपोर्ट करता था वो किस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता था, कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म मींस प्राइवेट ओनरशिप जिसमें होती है, वैसे डिटेल में पढ़ोगे तो बहुत कुछ है, 11th में यू हैव स्टडीड दैट। एंड यूएसएसआर वांटेड टू प्रमोट एंड सपोर्ट कम्युनलिज्म एंड सोशलिज्म। तो ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस वॉर भी था दोनों अलायंसेस के बीच में, ठीक है। सो तभी बोल रहे हैं जो इनके बीच में कंपटीशन था, टेंशन थी, और सीरीज ऑफ कॉन्फ्रंटेशन मींस टकराव थे, अलग अलग जगह पे ये फेस टू फेस आ जाते थे। इसी सिचुएशन को हमने क्या बोला, कोल्ड वॉर। इनके बीच में हॉट वॉर नहीं हुआ। हॉट वॉर क्यों नहीं हुआ, इसका रीजन क्या था, डिटरेंस रिलेशनशिप। बताया था मैंने खुशी, डिटरेंस रिलेशनशिप क्या होता है क्लास में, क्लास के एग्जांपल दूंगा था कि आप लोग के दो बॉयज की फाइट हो गई। अब एक बॉय बहुत स्ट्रांग है, एक सिद्धांत जब बोला है, एक कोई छोटा सा बॉय होगा तुम्हारी क्लास में, एक वो हो गया, उनकी फाइट होगी तो सिद्धांत उसके क्या लगा देगा, मार देगा ना, तो सोचेगा भी नहीं, है ना, सोचेगा क्या कर देगा ये मेरा, ठीक है, उसको मार देगा। ग्रुपिंग बने वो बात की बात है, मार देगा बिना सोचे समझे। पर इक्वली स्ट्रांग को इसके सामने खड़ा हो जाए तो उसके पहले मारने से क्या सोचेगा, वो चारों सोचेगा कि ही कैन रिटेलिएट, ही कैन रिस्पॉन्ड मी इक्वली स्ट्रॉन्गर। अगर मैं इसके मांगा हो सकता है मेरे दो मार दे और स्ट्रॉन्गर मार दे और ज्यादा भी मार सकता है, क्या पता मैं अपने आप को डिफेंड ना कर पाऊं। तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या करेगा, अवॉइड करेगा उसको फिजिकली हिट करना। हो सकता है उनका डिबेट होगा, उनमें राइवलरीज रहेंगी, इसका ग्रुप है, इनका ग्रुप अलग अलग है, कंपटीशन चल रहा है, तुम्हारा कोई स्कूल में फंक्शन है, ये ग्रुप अलग परफॉर्म कर रहा है, ये उनके अगेंस्ट परफॉर्म कर रहा है, ऐसी राइवलरीज हो सकती हैं, बट दे विल अवॉइड फिजिकल कॉन्टैक्ट। इसीलिए जो हम कोल्ड वॉर पढ़ते हैं वो कोल्ड वॉर इसी वजह से रहा, बिकॉज यूएसएसआर वाज इक्वली पावरफुल एज पावरफुल यूएस इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, इकोनॉमी, नेचुरल रिसोर्सेज, एवरीथिंग। तो जितने बैकअप उनके अलायंस से उनको मिल रहा था, उतने बैकअप यूएसएसआर के भी अलायंस अवेलेबल थे। यही रीजन रहा कोल्ड वॉर रहा, इट डिड नॉट एक्सलेट इनटू अ हॉट वॉर। तो ये अपनी क्लास से एग्जांपल हम अपनी बेसिक लाइफ से एग्जांपल्स को लेकर के समझ सकते हैं। तो यही जो मेंटालिटी दो लड़कों की है, वही मेंटालिटी दो सुपर पावर्स की भी थी, कि अगर हम इनके ऊपर अटैक करते हैं, न्यूक्लियर वॉर करते हैं, उनके पास भी उतने ही न्यूक्लियर वॉर में, तो ये बताना डिफिकल्ट हो जाएगा कि कौन जीता कौन हारा। अगर कोई जीता भी तो उसके पास कुछ बचेगा नहीं कि क्या क्या जीता, सब तो हार चुका हूं, ठीक है। डिस्ट्रक्शन इतना हो जाएगा अगर न्यूक्लियर वॉर हो जाता है उस टाइम पे। इसीलिए दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, बस उनके बीच में क्या रहेगा, कोल्ड वॉर रहेगा। तो ये जो टेंशन, इसीलिए डेफिनेशन को आप समझ में आएंगे आपको, द कोल्ड वॉर इज रेफर टू द कंपटीशन रहेगा उनके बीच में हमेशा, टू बी स्ट्रॉन्गर, मैं स्ट्रॉन्गर हूं, मैं स्ट्रॉन्गर हूं। दे विल बी इनटू कंपटीशन एट एवरी फेज ऑफ देयर लाइफ, in terms of development, in terms of military, in terms of influence around the world, ठीक है, डेवलपमेंट, ग्रोथ, हर चीज में कंपटीशन रहेगा, टेंशन रहेगी हमेशा, फेस टू फेस रहेंगे, एक साथ नहीं हो पाएंगे, सीरीज ऑफ कॉन्फ्रंटेशंस बने रहेंगे बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर, बैक्ड बाय देयर रिस्पेक्टिव अलाइज। दिस वर्ड इंपॉर्टेंट है कि कोल्ड वॉर में ये तो था, टेंशन कॉन्फ्लिक्ट तो थी, बट दे वर आल्सो बैक्ड बाय देयर अलाइज। तभी तो ग्रुप हमने वर्ल्ड को क्या बोल दिया था, टू पार्ट्स में बेसिकली इसमें बांटा हुआ है, ये हो गया वेस्टर्न अलायंस, ये हो गया ईस्टर्न अलायंस। ये यूएस चला रहा था, इसे यूएसएसआर, तो कुछ कंट्रीज जो इनको सपोर्ट कर रही थी इनके अलायंस हो गए, कुछ इनके अलायंस हो गए, ठीक है। तो अब ये समझ आ गया आपको कोल्ड वॉर की डेफिनेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी नाउ, एनी प्रॉब्लम। हिमांशु अंडरस्टूड है कोल्ड वॉर की डेफिनेशन, व्हाट वाज कोल्ड वॉर, जो एग्जांपल दिया यू कैन अंडरस्टैंड थ्रू दैट आल्सो। अब थोड़ा सा मेक फ्यू नोट्स इफ यू वांट, वर्ल्ड वॉर सेकंड में देख लेते हैं क्या क्या हुआ, विच वर द टू अलायंसेस, टू ग्रुप्स। और इसमें क्वेश्चंस खुशी सलोनी देंगे, आई एम श्योर दे विल बी एबल टू। फर्स्ट अलायंस का नाम क्या था सलोनी, एक्सिस था, अलाइड फोर्सेस,
दूसरा क्या था खुशी? एक्सिस पावर। सो ऑल ऑफ यू नीड टू रिमेंबर, इससे पहले हम कोल्ड वॉर की बस अभी मैंने डेफिनेशन बताई है। कोल्ड वॉर क्यों हुआ, उससे पहले क्या हुआ हमारा वर्ल्ड वॉर सेकेंड। डेट फिर से डालता हूँ बार बार ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। 45 39 से 45 हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। उस वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ हमें डिटेलिंग में नहीं जाना क्यों हुआ। टू ग्रुप्स बन गए वर्ल्ड में, अलाइड फोर्सेस एंड एक्सेस फोर्सेस। निकिता ओके, टू ग्रुप्स बन गए थे अलाइड एंड एक्सेस। तो अलाइड फोर्सेस के अंदर क्या क्या थे मेंबर्स? यूएस, यूएसएसआर, फ्रांस, ब्रिटेन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बताए थे मैंने। ये तो बहुत मेजर पावर्स ये इनके बीच में राइवलरीज थी। एंड इधर कौन कौन थे? हिटलर से हम याद रखेंगे। अपोजिट साइड कौन था? हिटलर। हिटलर था तो मींस जर्मनी, इटली, जापान। ओके, रिमेंबर बेसिकली दीज इंपॉर्टेंट थ्री। सो लेट्स सी, इनके बीच में सेकंड वर्ल्ड वॉर होता है। अब द रीजन क्यों होता है दैट विल नॉट सी, विल सी। दीज वर द मेंबर्स ऑफ दीज टू अलायंसेस which were directly into World War II, and these were the major powers. If you see at that global platform around 1939 to 45, these were the most important and powerful nations at that particular period. इस साइड ये भी बहुत पावरफुल थे एंड प्लस ये भी बहुत पावरफुल थे। तो वी विल सी हाउ यहाँ पर ये कैसे डिसाइड होता है अलाइड फोर्सेस में कौन से मेंबर्स होंगे, एक्सिस पावर में कौन से मेंबर्स होंगे। ऑफ कोर्स उनके बीच में डिफरेंसेस रहे होंगे। अगर यूएसएसआर अगेंस्ट जर्मनी, इटली, जापान के है तो इनके बीच में डिफरेंस रहे होंगे। यूएसए के अगेंस्ट आया तो इनके बीच में डिफरेंसेस रहे होंगे। सो वी फाइंड दोस डिफरेंसेस। सो आई टोल्ड सलोनी व्हाट वाज द रीजन यूएसए केम एंड जॉइंड वर्ल्ड वॉर सेकंड टुवर्ड्स अलाइड फोर्सेस। जापान ने क्या किया था? इनका एक पर्ल हार्बर है 1941 में। 1941 में जापान हैज अटैक ऑन यूएस पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर करके एक जगह है यहाँ पर, ठीक है, हार्बर है यूएसए में। तो इट वाज अटैक्ड बाय जापान ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वॉर। ऑल्दो यूएस वाज नॉट द पार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड अभी तक 41 तक, बट व्हेन जापान अटैक्ड ऑन यूएसए, यूएसए came and joined formally, made its entry into World War II। और जब World War II में उसकी एंट्री होगी, it will be against Japan. Of course, Japan has attacked. In the same way, USSR was also not the part of World War II. ये भी अलग था, World War II में इन्वॉल्व नहीं था। बट क्या हुआ, जर्मनी के जो हिटलर थे, he had attacked on USSR as well. Although USSR and Germany had good relations, उसके बाद भी हिटलर का आप लोग ने पढ़ा होगा बहुत बार, फॉर पावर ही कुड डू एनीथिंग। तो he also attacked USSR. Of course, USSR also came against Axis forces. It means against Germany. So these were the two important reasons US and USSR made their formal entry. Word आएगा a formal entry into World War II. तो कुछ important notes हैं इसके बता रहा हूँ। जैसे पहला है USA did not wanted to be involved in the Second World War, but Japan attacked the Pearl Harbor in 1941. This led to the formal entry of US into the World War II. तो अब एटलीस्ट याद रहेगा आपको US की कैसे एंट्री हुई थी वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। पर्ल हार्बर नेम रखेंगे PEARL, पर्ल हार्बर, HARBOR, हार्बर इन 1941। क्योंकि याद रखेंगे 39 से वर्ल्ड वॉर चल रहा था 39 से, एंड यूएस की एंट्री होती है 41 में। ओके, तो लेट एंट्री हुई है। उसके बाद आता है अबाउट यूएसएसआर जो अलाइड फोर्सेस का था। यूएसएसआर वाज अ फ्रेंड ऑफ जर्मनी, बट हिटलर अटैक्ड ऑन यूएसएसआर आल्सो, सो यूएसएसआर आल्सो जॉइंड द अलाइड फोर्सेस अगेंस्ट जर्मनी। बेसिक रीजन अगेंस्ट जर्मनी होना था। थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट जो इसमें है वो है इन 1945 कैसे वर्ल्ड वॉर खत्म होता है। इन 1945 वाज द ईयर व्हेन यूएस ड्रॉप्ड बॉम्ब्स ऑन जापान टू एंड द वर्ल्ड वॉर एंड शो इट्स सुप्रीमेसी अराउंड द वर्ल्ड। वर्ल्ड वॉर सेकेंड तो एंड किया ही एटम बॉम्ब ड्रॉप करके, बट बेसिक जो उसके क्रिटिक्स हैं यूएस के, वो बोलते हैं जरूरत नहीं थी एटम बॉम्ब ड्रॉप करने की। जब जर्मनी ऑलरेडी हार गया था, इटली ऑलरेडी हार गया था, जापान ने भी सिलेंडर ऑलरेडी कर दिया था। देयर वाज नो रिक्वायरमेंट टू ड्रॉप एटम बॉम्ब ऑन जापान। तो ये क्रिटिक्स बोलते हैं, बट इसके बदले यूएस क्या बोलता है, जल्दी से जल्दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर को खत्म करना, जिसकी वजह से और लॉस प्रॉपर्टी का और आर्मी का, मिलिट्री का, यूएस और उसके अलायंस का ना हो, इसलिए जरूरी था एटम बॉम्ब को ड्रॉप करना, ऐसा यूएस बोलते हैं। तो ये तो क्रिटिक्स चलते हैं, एक उनकी तरफ से स्टेटमेंट आता है, एक उनके अगेंस्ट आता है, ठीक है।
और ऑल्सो दे वांटेड टू शो देयर सुप्रीमेसी। जब उन्होंने एटम बॉम्ब गिराया तो दे वांटेड कि वर्ल्ड वॉर सेकंड एंड हो रहा है, बट हु इज द सुप्रीम पावर नाउ इन द वर्ल्ड? यूएस। तो शो दिस दे ड्रॉप द बॉम्ब ऑन जापान। तो एक रीजन ये भी था, वो दिखाना चाहते थे वो सबसे पावरफुल है, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई किस चीज की चल रही थी? पावर के लिए चल रही थी। ये एक साथ तो थे, बट इनके आपस में भी प्रॉब्लम्स होंगी, उसी की वजह से क्या हो जाएगा? कोल्ड वॉर। अब क्या हो गया क्लास में? एक टीम तो हार गई, बिल्कुल हार गई। ये पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली शैटर हो चुके हैं, इनको बहुत टाइम लगेगा रिवाइव होने में, रिवाइव समझ रहे ना, अपने आप को बनाने में। क्योंकि जब वॉर में होते हैं हम तो बहुत ज्यादा इकोनॉमी उसमें क्या होती है? एग्जॉस्ट होती है। इकोनॉमी एग्जॉस्ट होगी तो इसका मतलब डेवलपमेंट, ग्रोथ उस कंट्री का नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जब यहाँ वर्ल्ड वॉर में इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया तो इनको तो बहुत टाइम लगा अपने आप को शैटर होने के बाद दोबारा रिवाइव करने में। बट जो टीम जीती उसमें से भी देखिए ये दोनों में क्या था? फ्रांस एंड ब्रिटेन बहुत बुरी तरीके से ये भी शैटर हो चुके थे, इनके भी जो रिसोर्सेज थे वो एग्जॉस्ट हो चुके थे, क्योंकि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कब से इन्वॉल्व थे? 1939 से 45 तक कंप्लीटली। जबकि हम अगर यूएस और यूएसएसआर की बात करें, इनकी एंट्री 1941 के बाद होती है, तो 2 और 3 इयर्स के लिए। तो इनके पास बहुत रिसोर्सेज थे, जिसकी वजह से क्या हुआ? इनके रिसोर्सेज इंटैक्ट रहेगा, ये पावरफुल है। और जो फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, जापान जो उस टाइम पे पावरफुल हुआ करते थे, उन्होंने अपने सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज, सोशल इकोनॉमिक रिसोर्सेज को क्या कर दिया था? एग्जॉस्ट कर दिया था वर्ल्ड वॉर सेकंड में। जिसके पास इकोनॉमी नहीं होगी, वो डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा, ग्रोथ नहीं कर पाएगा, तो उसका इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता है वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे। तो इसका फायदा किसको मिला? यूएस को और यूएसएसआर को, जो एक टीम में थे। अब इन दोनों में राइवलरी हो जाएगी, वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया है, ये टीम जीत चुकी है, वो डिफीट हो चुकी है, बट उसके बाद भी ये दोनों तो अपना लग गए रिवाइव करने में, अपने आप को दोबारा से बनाने में, इकोनॉमी अपनी, ठीक है, मिलिट्री की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, सोसाइटी की बात करें, ठीक है, ग्रोथ की, डेवलपमेंट की। पर अब ये दोनों बचे, ये दोनों पावरफुल थे, अब ये क्या हो जाएंगे? एक दूसरे की क्या बन जाएंगे? राइवल्स बन जाएंगे। क्यों? फॉर द पावर। दे वांटेड टू शो दे आर द मोस्ट सुपर पावर, दे वांटेड टू शो अपनी हेजेमनी। हेजेमनी मींस दादागिरी, पूरा कंट्रोल, इन्फ्लुएंस वर्ल्ड में किसका है? यूएस चाहती थी उसका हो, यूएसएसआर सोचता था इसका इन्फ्लुएंस हो। इसी वजह से क्या स्टार्ट हो जाता है? कोल्ड वॉर, इन दो बीच के ग्रुप में, ठीक है। इसका लास्ट वो पढ़ रहा हूँ, फ्रांस, जो मैंने चीजें एक्सप्लेन की उसी को पढ़ रहा हूँ। जर्मनी वाज अटैक्ड टुगेदर बाय फ्रांस एंड ब्रिटेन एंड यूएसएसआर। जब हार रहे थे सेकंड वर्ल्ड वॉर में, इन तीनों ने मिलकर के अटैक किसमें किया था? जर्मनी पे, सॉरी जर्मनी हार गई थी। जापान में यूएस ने बॉम्ब्स गिरा दिए थे, इटली तो वैसे ही हार गया था इसके साथ, ठीक है। फ्रांस एंड ब्रिटेन वर इन्वॉल्वड इन डायरेक्ट वॉर अगेंस्ट जर्मनी, जो मैंने बताया था, फ्रांस और ब्रिटेन वर इन्वॉल्वड इन डायरेक्ट वॉर अगेंस्ट जर्मनी एंड इटली, दोनों के साथ। सो जर्मनी एंड इटली एग्जॉस्टेड देयर रिसोर्सेज ड्यूरिंग द वॉर, जो रीजन रहा कि वो पावरफुल नहीं रह पाए वॉर। सो फाइनली क्या हुआ आउटकम सेकंड वर्ल्ड वॉर का? यूएसए एंड यूएसएसआर इमर्ज्ड एज द मोस्ट पावरफुल ग्रुप्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो हमारे वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे हम देखते हैं, दो ग्रुप बन जाते हैं, यूएस और यूएसएसआर। तो बेसिकली जो हमें पढ़ना है वर्ल्ड वॉर के सेकंड के बाद का पढ़ना है यूएस और यूएसएसआर, व्हेन देयर वर टू सुपर पावर्स, टू अलायंसेस एट द वर्ल्ड प्लेटफॉर्म। इनके बीच में क्या राइवलरीज थी? दैट इज कॉल्ड कोल्ड वॉर। सो ये पढ़ना है हमें। अभी ये बुक में नहीं था आपके, थोड़ा बहुत है आगे, बट ये इसलिए बताया ताकि आपको पता रहे हम कोल्ड वॉर क्यों पढ़ रहे हैं, क्या आउटकम्स थे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए वर्ल्ड वॉर सेकंड के, कि हमारे सामने क्या आया है निकल के, कि हम क्या पढ़ रहे हैं, इन दोनों के बीच की राइवलरीज पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कोल्ड वॉर हो जाएगा, कोल्ड वॉर लिख देता हूँ अगर, तो यहाँ पे दो ग्रुप कौन से हो जाएंगे? अलाइड फोर्सेस रहेगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर? यूएस हो जाएगा, एक साइड क्या हो जाएगा? यूएस, एक साइड क्या हो जाएगा? यूएसएसआर। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड का तो ये स्ट्रक्चर था। अगर हम कोल्ड वॉर का स्ट्रक्चर बनाए तो यूएस और यूएसएसआर, बीच में क्या आ जाएगा? नॉन अलाइंड मूवमेंट। उसके बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे, बट अभी बेसिकली हमें दो चीजों के ऊपर फोकस करना है। इतना क्लियर है? सो रफ सी इंफॉर्मेशन ये है, ठीक है। 1961 से शुरू हुआ था, फाइनली 1962 में पता चलता है जॉन एफ कैनेडी को। तो जबकि डेट आई तो याद रखेंगे 1962। और क्या होगा 1962 में? तो इंपॉर्टेंट है इवेंट इंडिया में 1962 चाइना वॉर हुआ था, इंडिया चाइना 1962 में हुआ था। उसी से याद रखेंगे। तभी क्या हो रहा था वर्ल्ड लेवल पे? वो तो इंडिया चाइना का होता है। इफ यू टॉक अबाउट द वर्ल्ड लेवल, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की बात करेंगे। दिस इज अ वे यू हैव टू रिलेट द थिंग्स टू लर्न द डेट्स। 1962 में ही क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हो रहा था और चाइना इंडिया का वॉर भी चल रहा था, ठीक है। तो इसमें देखिए टू पार्ट्स हमारा रफली बनाया। ये यूएसए है हमारा, इसके उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे? जॉन एफ कैनेडी, ठीक है। अगर हम बात करें तो इनकी आइडियोलॉजी क्या थी? लिबरल डेमोक्रेसी थी, वहां पे लोगों को डेमोक्रेसी थी, कैपिटलिज्म को फॉलो करते थे, इसका मतलब ओपन मार्केट था, प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी था।
ठीक है। दूसरी साइड थी हमारी यूएसएसआर, जिसके लीडर कौन थे? लीडर थे निकिता क्रुश्चेव, और यहाँ की आइडियोलॉजी क्या थी? कम्युनिज्म और सोशलिज्म। ठीक है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट इसमें इवेंट है हमारा, दैट इज क्यूबा। दिस वाज अ आइलैंड नेशन एंड दिस वाज मेड एज अ रशियन बेस, एज यू नो, तो इसीलिए लिखा रशियन बेस। दे फॉलोड द कम्युनिज्म, सो दिस वाज अ कम्युनिस्ट नेशन, दिस वाज अ कम्युनिस्ट नेशन, दैट इज व्हाई दिस वाज अ अलाय ऑफ यूएसएसआर का, तभी तो कम्युनिज्म को फॉलो कर रहे हैं। अगर इनका अलाय होता तो यहाँ पे क्या होता? कैपिटलिज्म। सो दिस वाज फॉलोइंग कम्युनिस्ट, दिस वाज अ कम्युनिस्ट नेशन, और यहाँ का प्रेसिडेंट जो था उनका नेम क्या था? फिडेल कैस्ट्रो। तो यहाँ पे एक फियर था यूएसएसआर को दैट दिस कैन बी ओवरपावर्ड, और इसको भी डर था फिडेल कैस्ट्रो को, दिस कैन बी ओवरपावर्ड बाय यूएस। तो इनको सपोर्ट करने के लिए मिलिट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या बनाया गया? रशियन बेस, जिसकी वजह से यूएस को प्रॉब्लम हुई, क्योंकि बहुत क्लोज रेंज से पहली बार यूएस को लगा कि यहाँ से जो डिस्ट्रक्शन यूएसएसआर था उसको हो सकता है, क्यूबा से क्या हो सकता है? वो उसका डबल डिस्ट्रक्शन हो सकता है यूएस में, इतनी क्लोज रेंज से, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स और मिसाइल्स को इंस्टॉल कर दिया था। तो यही एक मिसाइल क्राइसिस था, उसको आप डिटेल में पढ़ लीजिए।